हेलो एंड वेलकम टू कैम्फी। आप सभी का कैम्फी में स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओके आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3। आई होप कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3। मेरा नाम है आफ्ताब पाशा खान और मैं आपको कैम्फी पे फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी केस 1 की, जिसमें हमने किस तरह से गिवन मास से मोल से मॉलिक्यूल से एटम्स पे जाने की प्रक्रिया देखी थी। तो केस 1 में हम मॉलिक्यूल्स की बात करते थे। किसकी बात करते थे? मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हमें गिवन मास ऑफ एटम दिया हो, अभी तक हमने क्या देखा था कि 56 ग्राम ऑफ N2 इज अ मॉलिक्यूल, या फिर हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का गिवन वेट निकालो, हमें जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए गए थे। हमने ये डिस्कस किया था अगर गिवन मास से मोल पे जाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सिंपली मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उससे डिवाइड करने के बाद हमें मोल्स मिल जाते थे। अब हमें मोल्स से मॉलिक्यूल में जाना है तो हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। फिर हमें मॉलिक्यूल्स से एटम पे जाना रहता था तो हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते थे। फिर एक एंटिटी में फिर हम देखते थे कि एक एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। फिर उसको गिवन नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो ये कल हमने डिटेल में बात की ये सब के बारे में। फिर मैंने आपको ये पिरामिड बताया था लास्ट में कि क्या होता है ये। चलो आ जाते केस 2 में। मान लो हमें मॉलिक्यूल्स का गिवन वेट ना दिया हो, हमें एटम्स का गिवन वेट दिया हो। जैसे हमें कहा गया 50 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 50 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, ओनली H एटम वाला, देन 50 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 50 ग्राम्स ऑफ N नाइट्रोजन। अगर ऐसा कुछ दिया हो तो हमारा स्टेप मोल निकालने का तो सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास इज मोलर मास ऑफ एन एटम। एटम का मोलर मास इज ग्राम एटॉमिक मास। फिर मल्टीप्लाई बाय Na कर दो, एवोगैड्रोस नंबर। तो मल्टीप्लाई बाय Na, देखो मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होता था, हम मोल्स से Na मल्टीप्लाई करते थे तो हमें मॉलिक्यूल्स मिलते थे। फिर मॉलिक्यूल्स में एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करने पे हमें एटम मिलते थे। एटम्स के केस में एटॉमिसिटी क्या होगी? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। उसी तरह हमने 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एटम्स मिल गए, है कि नहीं? फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या देखे रखा हुआ है, दैट मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स। देखो एक एलिमेंट एक्स है और उसका जो मास है, उसके एटम का जो मास है वो है इतना। कितना? उसके एटम का मोलर मास हमें देखे रखा है, ग्राम एटॉमिक मास देके रखा हुआ है, वो है 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 19.2 kg ऑफ इट। तो हमें पता है हमारे मोल्स का फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, सो गिवन वेट क्या आएगा? देखो अब हमें क्वेश्चन क्या देके रखा है, हमें क्वेश्चन देके रखा है दैट इतना वेट है,
ग्राम एटॉमिक मास दे के रखा है और हमें पूछा गया है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गया। तो हमें यहाँ क्या दे के रखा हुआ है दैट एक एटम का मास, एक एटम का मास। सो एक एटम का मास कितना है? एक एटम का मास है 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम एक एटम का मास, एक एटम का मास देख रखा है। हमें मोलर मास निकालना है, हमें ग्राम एटॉमिक मास निकालना है। सो एक एटम का मास इतना है, तो एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना होगा? x मान लेते। सो x इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय Na। इसको मैं Na मान लेता हूँ, इतना बड़ा लिखा नहीं जा रहा है 6.022, तो Na। तो इसका जो आंसर है जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9.63 ग्राम्स। कितना आ जाएगा? 9.63 ग्राम। अब हमारा फॉर्मूला है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, मोलर मास। तो गिवन वेट कितना है हमारे पास? 19.2 kg। तो kg को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो। सो n इज इक्वल टू 19.2 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 9.63 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम तो कट ही जाएगा और हमारे पास लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा 199। कितना आ जाएगा? मैं इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा आंसर को। यह आ जाएगा 119, यह आ जाएगा 1994। तो हमारे पास आ गया आंसर, हमारे पास आ गया हमारा आंसर कि इतने नंबर ऑफ मोल्स है किसमें? इतने वेट में। तो आप समझ गए प्रोसीजर कैसा है। आपने यूनिटरी मेथड लगाया, एक एटम में इतना तो इतने एटम्स में कितना, तो इसको मल्टीप्लाई बाय दिस, इसको मल्टीप्लाई बाय दिस, इक्वलाइज कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। ये इजी है। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन ये देखे रखा है कि हमारे पास जो है HNO3 126 AMU HNO3 दिया हुआ है। कितना देखे रखा है? 126 AMU। ठीक है, पूछा ये क्या है दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के नंबर को बताओ। तो देखो, पहली बात तो आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 पता होना चाहिए, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो HNO3 थोड़ा स्पेस दे के लिखा मैंने ताकि आपको समझ में आए, ये समझने के लिए। हाँ, ऐसा स्पेस दे के 1 + 14। ठीक है, तो नाइट्रोजन का हो गया 14 जो हमारा एटॉमिक मास हो गया नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितना हो गया? 63 AMU। तो हम कह सकते हैं कि एक HNO3 का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 63 AMU होता है। तो कितने का X मॉलिक्यूल्स का वजन 126 AMU होगा? X की वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास? 63 + 63 126, मतलब 126 AMU में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 है? 2। तो हम लिख देते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, सो 2 HNO3। तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अब एटम्स पे कैसे आएंगे आप? मॉलिक्यूल्स से एटम पे जाने तो आप क्या करोगे? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस 126 AMU HNO3 में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो गए। तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है? इसमें ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है 3। तो हम क्या करेंगे? 2 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो कितने? 6 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स इन 126 AMU HNO3। ठीक है,
चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आप ये समझ लेना कैसा करना है इसे। मैं थोड़ा सा और खुला खुला लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे, ठीक है। चलो आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये देखे रखा है दैट कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 126 AMU। वही क्वेश्चन है। अब हमें पूछा गया कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? देखो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखो हमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU HNO3। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे हमारे HNO3 के? 126 डिवाइडेड बाय हमने निकाला था HNO3 का मोलर मास 63, तो कितने हो गए ये? 2 मोल्स। सो हमें पूछा गया कि कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए। देखो, एक HNO3 में 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है। सो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आ जाएगा आंसर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 मोल्स ऑक्सीजन एटम, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। देखो कैसा करना है। हमें कहा गया है कि हमें गिवन वेट दिया है, गिवन वेट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। सो गिवन वेट कितना है हमारे पास? 34.2 ग्राम्स गिवन वेट है। सो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय। अब मोलर मास कैसे निकालोगे? Al2 होल SO4 3, तो इसका गिवन वेट कैसे निकालोगे? सॉरी, मोलर वेट। सो मोलर मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस का क्या आएगा? देखो Al2 है तो Al का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? 27। सो 2 Al है, मतलब 2 एल्यूमिनियम है। सो मल्टीप्लाई बाय 2 एल्यूमिनियम, प्लस सल्फर क्या होता है? सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास 32 होता है। सो 32, हाँ 32 ही है, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ऑक्सीजन का तो हमें बचपन से ही पता है, इट इज़ 16। और कितना ऑक्सीजन है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3, कितने हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा आंसर, 16 मल्टीप्लाई बाय 12। सो हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा 342 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? 342। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.1 मोल्स। सो हमें मोल्स से हमें पूछा गया है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2SO4 थ्राइस। सो 0.1 मोल में जब हम एवोगैड्रोस नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सो ये क्या आ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of Al2SO4 thrice, number of molecules of Al2SO4 whole thrice in 34.2 ग्राम। इतना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब हमें पूछा गया है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो मॉलिक्यूल्स से जब हम एटम में जाते हैं तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ एटॉमिसिटी क्या है ऑक्सीजन की? वो है 12। सो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 0.1 Na। सो मल्टीप्लाई कर दो 12 से तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1.2 Na। क्या आ जाएगा हमारे पास? 1.2 Na। Na से मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। बट द थिंग इज़ कि आपको ये समझ आना चाहिए कि प्रोसीजर किस तरह से, समझ गए? वो जो हायरार्की उसे आप याद कर लो। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे
नीट 2016 का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखो नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 का क्वेश्चन है, एक एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट y है। एक एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट y है और दोनों कंबाइन होके फॉर्म करते हैं दो कंपाउंड्स, एक xy2 और एक x3y2। दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं, xy2 और x3y2। व्हेन 0.1 मोल ऑफ xy2 वेट 10 ग्राम, तो देखो 0.1 मोल ऑफ xy2 का वजन जब 10 ग्राम होता है एंड 0.05 मोल का वजन जो है 9 ग्राम होता है, देन एटॉमिक वेट ऑफ x एंड y। एटॉमिक वेट बताओ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना, कभी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिखो। जैसे यहाँ देख रखा है 0.1 मोल xy2 का वजन इतना होता है और 0.5 मोल्स का वजन 9 ग्राम होता है। दोनों को 1 मोल में कन्वर्ट करो। 1 मोल में कन्वर्ट करो मतलब क्या, इस 0.1 मोल में अगर 10 ग्राम है तो 1 मोल xy2 में कितने ग्राम होगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा 10 से, है कि नहीं। सो 1 मोल ऑफ xy2 में जो है 100 ग्राम होगा, है कि नहीं। 1 मोल xy2 का वजन कितना होगा, 100 ग्राम्स। कितना वेट होगा, 1 मोल xy2 का वेट 100 ग्राम्स। ओके, कभी भी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके हमें लिखना है। तो ये हो गया हमारे पास 1 मोल xy2 का वजन, वेट। अब इसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको 1 मोल मिलेगा। सो 1 मोल x3y2 में कितना है, 180 ग्राम वजन है। 1 मोल x3y2 का वेट इतना है। दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो। कैसे करोगे, देखो 1 मोल xy2 में 1 मोल x का होगा प्लस 2y मोल्स होंगे हमारे y के 2 मोल हो गए, इट इज़ इक्वल टू 100 ग्राम। उसी तरह 3x हो गए, हम क्या करते, इसको ऊपर ले लेते, है कि नहीं, क्योंकि हमें सब्सट्रैक्ट करना है। 3x होगा प्लस 2y होगा इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों कॉमन है, तो जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3x में से 2x जाएगा तो क्या होगा, 3x में से x जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 80। सो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 40। अब x की वैल्यू पता चल गई तो किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 100, सो 2y इज इक्वल टू 60, सो y इज इक्वल टू 30। सो देखो x की वैल्यू 40 का है और 30 का है, C इज द आंसर, C इज द आंसर। सो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, आप उन्हें मोल्स में कन्वर्ट कर दो। आप किस में कन्वर्ट कर दो, मोल्स में। और ये देखो कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है उस 1 मोल में। जैसे 1 मोल का वजन कितना था xy2 का, 100, उसमें से 1 मोल x है, 1 मोल x है प्लस 2 मोल y है, और ये दोनों मिलके बनाते हैं 100 ग्राम। उसी तरह इस केस में 3x है और 2y और वो मिलके बनाते हैं 180 ग्राम। तो ये कितना होगा, 40 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो इसको इसी मेथड से करना है। देखो इसको दूसरा मेथड भी था लंबा, लेकिन हमको ज़्यादा लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में कंप्लीट करना है। कभी भी ऐसा 0.1 मोल का वजन इतना है या 0.5 मोल्स का वेट इतना है, पहले आप सबसे पहले 1 मोल में कन्वर्ट करो। कभी भी बेसिक यूनिट से जाओ, 1 मोल का कितना होगा और उस 1 मोल में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे यहाँ पे 3x था, 2y था, 180 है कि नहीं।
इसमें x प्लस 2y कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो आपको पता होने चाहिए कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहा है, आइए देखो इसमें क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ H3PO4 विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। कितना वेट जो है, व्हाट इज द मास ऑफ H3PO4 विल कंटेन इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला क्या था, बेसिक फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ H3PO4 क्या देखे रखा है हमारे पास, मोलर मास ऑफ H3PO4 वो है, देखो फॉस्फोरस का जो मास होता है, फॉस्फोरस का ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो हमारे पास होता है 30 ग्राम। कितना होता है, 30 ग्राम। ठीक है, ये मैं जी नीचे लिख दिया हूँ। ठीक है, मोलर मास 3H प्लस 1 फॉस्फोरस प्लस 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई कर दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो 3 प्लस 30 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज़ इक्वल टू 97 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ H3PO4 हमें पता है, गिवन वेट हमें निकालना है H3PO4 का, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, बहुत इजी। देखो अगर हम 1 मोल देखें, देखो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने 1 मोल, कभी भी बेसिक यूनिट से चलो, जैसे 1 मोल में जो है 4 मोल ऑक्सीजन हो गए, 1 मोल H3PO4 में 4 मोल ऑक्सीजन हो गए, राइट, 4 मोल ऑक्सीजन हो गए। तो कितने मोल, कितने x मोल ऑफ H3PO4 में 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं, हाँ 1/4 लिख सकते हैं। सो 1/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, सो हमें मोल्स पता चल जाएंगे। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 16। जब आप सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x मल्टीप्लाई बाय 4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो x इज इक्वल टू 1/16 हो जाएगा आंसर। तो कितने मोल्स हो गए, x इज इक्वल टू 1/16 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा। सॉरी ऑक्सीजन नहीं, H3PO4 होगा, H3PO4। ठीक है, H3PO4 समझ गए आप। तो हमें मोल्स पता चल गया, हमें मोलर मास पता चल गया, तो लिख दो इक्वेशन में, लिख देते हम क्या है, देखो ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इसको ही हम स्क्रीनशॉट लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास। सो मोलर मास की हमें वैल्यू पता है 97 ग्राम, n आ गया 1/16 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास क्या है 97 इज इक्वल टू गिवन वेट। क्या आ गया हमारे पास, गिवन वेट। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई गिवन वेट की। गिवन वेट इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ H3PO4 इक्वल टू 6.025 ग्राम ऑफ H3PO4। हमारे पास आंसर आ गया ये। तो आप लोग समझ गए इसको किस तरह से सॉल्व करना है। पहले हमें हमारा बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर बेसिक यूनिट पे जो 1 मोल में इतना, तो x मोल में इतना होगा, तो मल्टीप्लाई करने से x की वैल्यू हमें पता चल गई 1/16। फिर हमने बस वैल्यूज़ को पुट करा और हमारा आंसर जो है हमें मिल गया। ठीक है, चलो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। चलो देखते हैं कैसा ये हमें दे के रखा गया है।
दैट 200 मिलीग्राम्स ऑफ CO3 में से हमें 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना है। इतने ग्राम ऑफ CO3 में से, सॉरी CO3 नहीं है ये, सॉरी इट इज़ नॉट CO3, इट इज़ CO2। ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी है CO2 है, 200 मिलीग्राम CO2 दिया है, उसमें से इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को निकाल दिया गया है। तो हमें क्वेश्चन ये है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स बचते हैं। तो कर लो, क्या है ये अपना, ये है अपना सिंपल गणित, सिंपल सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि CO2 का मोलर मास क्या होता है। CO2 का मोलर मास होगा कार्बन का 12, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, 32 12 कितना होगा 44 ग्राम्स जो है हमारे पास ये हुआ। कैसे हुआ देखो, C प्लस 2 टाइम्स ऑफ O, तो ये C क्या है 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज इक्वल टू 44। वन सेकेंड ना, प्लस 2 16 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। ओके तो इस तरह से आंसर आ गया हमारा। चलो आ जाते नेक्स्ट। हमें मोलर मास पता चल गया, अब हम हमारी इक्वेशन पे आ जाते हैं। 200 मिलीग्राम में से 200 मिलीग्राम CO2 में से आपने 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया, तो कितने मोल्स ऑफ CO2 बचते हैं। मान लो x मोल्स ऑफ CO2 रहते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारा जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी, जब भी हम चीज़ों को माइनस करते हैं एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए। उसी तरह जब भी आप दो चीज़ों को माइनस करते हो तो वो चीज़ें भी सेम होना चाहिए। जैसे आप जो है, आपके पास जो है 5 पेन है, तो आप 5 पेन में से कितने पेन निकालोगे, 3 पेन्स निकालोगे। मतलब जो है जिसमें से जो निकालोगे वो बचेगा। जैसे 5 पेन में से आपने 3 पेन निकाले तो 2 पेन रहते। तो ये हमारा आंसर हमें मोल में चाहिए, तो हमें इन दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये जो 200 मिलीग्राम है इसमें कितने मोल है और ये जो इतने मॉलिक्यूल्स है इसमें कितने मोल है। तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो आप क्या कर लो, 200 डिवाइडेड बाय 44, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, माइनस मॉलिक्यूल्स से मोल पे जाना है, मोल्स से मॉलिक्यूल में जाना रहता तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। अभी हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय Na इक्वल टू x मोल ऑफ CO2। और मिली है ना आंसर, ये क्या है 200 मिलीग्राम्स है, तो इसको हम क्या कर देते, मिली से जो है ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते, 10⁻³ अब सॉल्व कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसको मैं Na की जगह 6.02 इंटू 10⁻23 ही करता हूँ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ माइनस इसको जब आप सॉल्व करते हो, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 1.67 इंटू 10⁻³ 1.67 इंटू 10⁻³ सॉल्व करोगे तो इसका मैंने एक्सपोनेंट सेम कर दिया है 10⁻³ 10⁻³ ताकि कैलकुलेशंस ईजी हो। कभी भी जब आप सब्सट्रैक्शन और एडिशन करते हो तो एक्सपोनेंट्स को सेम कर लिया करो ताकि आंसर जो है हमारा इजीली निकल सके। तो 10⁻³ को हमने कॉमन ले लिया, सो 200 डिवाइडेड बाय 44 माइनस 1.67 इज इक्वल टू x मोल। तो हमारा आंसर आ जाएगा
इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे इतनी भारी कैलकुलेशंस आपको नीट के एग्जाम्स में नहीं पूछे जाती है, बट ये आपकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत काम आते हैं। देखो किस तरह की हायरार्की थी, मोल्स निकालना था तो इन दोनों को मोल्स में कन्वर्ट किया, मोल्स में कन्वर्ट किया, और जब हमने इनको मोल्स में कन्वर्ट किया तो हमने इनके एक्सपोनेंट्स को सेम कर दी दोनों वैल्यू के, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो। 10⁻³ को कॉमन निकाल दिया हमने, ठीक है, और इस तरह से जो है हमने आंसर निकाला। अब आप इसको सॉल्व कर लो। मेन मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट बताना। देखो ये क्लासेस जो है बहुत कम लोग देख रहे होंगे, बहुत ही कम लोग, वेरी फ्यू पीपल्स आर वॉचिंग दिस क्लास। द रीज़न इज़ कि बच्चे हार मान गए। आपको हार नहीं माननी, ये इसके आगे तो और भी है, अभी 3 पार्ट और आएंगे इस चैप्टर के, आपको अंत तक बने रहना है। और उसके बाद का जो अंत है, कौन सा अंत? रिवीजन का। बच्चे देख लिए वीडियो बट रिवाइज नहीं कर रहे, ये बहुत गलत बात है। वीडियो देखने के बाद रिवाइज भी करना है, कमेंट भी करना और लाइक भी कर दिया करो। कमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कमेंट करो, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे के रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ अजाइड आयन विल बी। देखो अजाइड आयन क्या होता है? N3⁻⁻1, इसे कहते हैं हम अजाइड आयन। तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सो N3 के ऊपर -1 इज अजाइड आयन, ओके। तो हमें पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अजाइड आयन। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, आपने KLMN पढ़ा होगा 10th तक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 2, 8, 8, 18, 32, इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, शेल में। सो जो हमारे पास ये है अजाइड में कितने नाइट्रोजन है? 3 नाइट्रोजन है। कितने नाइट्रोजन है? 3 नाइट्रोजन है। सो हम लिख देते हैं कितने नाइट्रोजन है? 3 नाइट्रोजन है। देयर आर 3 नाइट्रोजन्स, 1, 2 एंड 3 नाइट्रोजन, ओके। तो नाइट्रोजन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से? 2, 5, 2, 5, 2, 5 है कि नहीं? देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 नाइट्रोजन का। सो इस तरह से अरेंज होंगे इलेक्ट्रॉन 2, 5, 2, 5, 2, 5 में, ठीक है, ठीक है। अब हम अजाइड आयन की बात कर रहे हैं। अजाइड आयन मतलब N3⁻⁻1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आया है, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आया है। इसका मतलब क्या है? देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने आपको बताया आउटर मोस्ट, तो इसके आउटर मोस्ट में है 5, इसके आउटर मोस्ट में है 5, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5 + 5 + 5 + 1। क्यों? क्योंकि अजाइड आयन है और अजाइड आयन पे चार्ज कितना है? -1, ओके। सो टोटल कितना हो गया? 5 + 5 + 5 + 1 इज 16। व्हाट इट इज? इट इज 16 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। क्वेश्चन क्या पूछ के लेके रखा है? दैट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ अजाइड आयन। 4.2 ग्राम ऑफ अजाइड आयन में कितना है? देखो हमें पता चल गया 1N3-1 में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो 4.2 ग्राम्स है, तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। सो N3-1 का मोलर मास क्या होगा? N3-1 का मोलर मास होगा, मोलर मास विल बी 42 ग्राम्स। आप कैलकुलेट कर दो, 14 + 14 28, 28 + 14 42।
नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 ग्राम, तो 3 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 14, सो 14 प्लस 14 प्लस 14 42, ठीक है ओके। सो 42 ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमें, it is equal to given weight is 4.2 divided by 42, so the answer would be 0.1 moles, N3 minus 1। so एक एंटिटी में 16 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो वन आयन ऑफ अजाइड, मतलब वन अजाइड आयन इज इक्वल टू 16 valence electrons, so valence electrons are 16, okay। हमें कहा गया है 0.1 मोल्स के लिए, मतलब 0.1 Na अजाइड के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए वो हो गए 16 मल्टीप्लाई बाय, आई विल चेंज द कलर, दैट 16 मल्टीप्लाई बाय 0.1 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो हमारा आंसर आ गया 1.6 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर आप Na से मल्टीप्लाई कर देना, बट आपके ऑप्शन में Na ही लिखे रखा है तो Na की वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम, ठीक है। सो 1.6 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो हियर इज योर आंसर। 1.6 Na, ओके। सो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा मैच हो रहा है हमारे ऑप्शंस के साथ, बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। किस तरह से करना है आपने देखे, सबसे पहले आप एक एंटिटी पे देख लीजिए कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फिर आप मोल से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दैट इफ वी हैव 1 मोल रुपीज, अगर हमारे पास 1 मोल रुपीज दे दिया जाए, ओके, देन हाउ मच ईयर्स वुड इट टेक टू स्पेंड विद द रेट ऑफ 10 लाख रुपीज पर सेकेंड। मतलब हम एक सेकेंड, मतलब हम अगर हमारे पास 1 मोल रुपीज दे दिया गया है, अगर हमें 1 मोल रुपीज दे दिया गया हो और हमें कहा गया हो कि आप जो है इसे 10 लाख रुपीस पर सेकेंड के रेट से खर्चा कर दो, स्पेंड कर दो, तो कितना पैसा बचेगा, मतलब कितने साल लगेंगे आपको कि आप पूरा 1 मोल रुपीस को खर्च कर पाओ, ओके। सो बहुत ईजी है, आप क्या कर रहे हो, आप 10 टू द पावर 6 रुपीज़, देखो 10 लाख को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 6 डिजिट है, तो 10 टू द पावर 6। अब मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि आपको अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो राइट लेफ्ट वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आपको राइट से लेफ्ट में जाना है, तो आपकी हेल्प कौन करेगा लेफ्ट में जाने के लिए, राइट हैंड बोलेंगे इधर जा, तो राइट हैंड मतलब पॉजिटिव, सो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सो 10 टू द पावर 6, अब मैं पॉजिटिव हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, एनीवेज 10 टू द पावर 6 रुपीज़ को आप कितने सेकेंड में खर्च कर रहे हो, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, ओके। सो क्वेश्चन इज कि कितने साल लगेंगे कि आप 1 मोल रुपीज़ को खर्चा कर सको, कितने साल लगेंगे, हाउ मैनी ईयर्स, तो हम पहले सेकेंड्स में आंसर निकाल लेंगे फिर उसे ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। सो हमें 1 मोल रुपीज़ यूज़ करने के लिए मान लो x सेकेंड्स लगेंगे, सो x सेकेंड्स आ जाएंगे, यूनिटरी मेथड, आप इस 1 मोल को 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो और इस x को 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वलाइज कर दो, तो हम कर लेते फटाक से, x मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल को हम कैसे लिख सकते हैं, Na, 1 मोल बोले तो Na है कि नहीं, Na सेकेंड्स,
या एन ए लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू एन ए मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10⁶ सेकेंड्स। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें आंसर जो है सेकेंड के टर्म में नहीं चाहिए, हमें ईयर के टर्म में चाहिए। तो मैंने यहाँ एक टेबल या एक फ्लो चार्ट लिखा है, आपको जो समझना है समझिए। और आपको कुछ इस तरह से ही जो है, कभी भी मतलब लोगों को बहुत कन्फ्यूजन आता है कि सेकेंड्स को ईयर में कैसे कन्वर्ट करें, या ईयर को सेकेंड में किस तरह से जो है कन्वर्ट करें। ओके, तो इसको किस तरह से करना है मैं आपको सिखाता हूँ। सो हमारा आंसर तो सेकेंड्स में ये आ गया, हमारा आंसर सेकेंड्स में ये आ गया, बट क्वेश्चन में ईयर्स दे के रखा है, तो हमें सेकेंड्स को ईयर में कन्वर्ट करना है। तो देखो किस तरह से करना है। जब भी आपको सेकेंड से मिनट में जाना हो, अगर आपको सेकेंड से मिनट में जाना हो तो आप डिवाइड करो। मिनट से सेकेंड में आना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 60 करते हो, है कि नहीं। जब भी आप छोटी से बड़ी यूनिट पे जाते हो, देखो एक सेकेंड एक छोटी सी बात है, एक ईयर बड़ी बात है। तो जब भी आप छोटी यूनिट से, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी आप छोटी यूनिट से, स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट पे जाते हो, यहाँ लिख देता हूँ, लार्ज यूनिट पे जाते हो, तो आप बड़ी यूनिट पे जा रहे हो तो आप हमेशा डिवाइड करते हो। और अगर आप लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट पे जाते हो आप, तो आप मल्टीप्लाई करते हो। तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। ओ तो आप मल्टीप्लाई करते हो। ओके, सो आपको किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड्स से मिनट में जाना हो, या मैं आपको उल्टा बताता हूँ। देखो एक ईयर में कितने डेज होते हैं, एक ईयर में कितने डेज होते हैं, देर आर 365 डेज, 365 डेज, या कुछ लोग कहते हैं 365.25 डेज। जो लिखना है लिख सकते हो आप। तो 365 हम लिखते, तो 365 को आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मान लो आपके पास 2 ईयर है, तो 2 ईयर्स में कितने, मल्टीप्लाई बाय 365 करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 365, तो आपके पास इतने दिन हो गए 2 ईयर्स में। 3 ईयर्स लिखोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 365, तो इतने डे। तो एक ईयर में कितने डे होते, 365 डेज, तो मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। अच्छा, एक दिन में कितने घंटे होते, कितने आवर होते, 24 आवर, तो आप 24 आवर से मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, एक घंटे में कितने मिनट होते, 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होते, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, एक मिनट में कितने सेकंड होते, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ईयर से सेकंड्स अगर आपको आ गया तो आप सेकंड्स से ईयर पे भी जा सकते हो। आप सिर्फ डिवाइड कर दो, आप सिर्फ डिवाइड कर दो, ठीक है। जब आप ऐसा जाते हो तो मल्टीप्लाई, और जब आप ऐसा जाते हो तो डिवाइड। जब आप बड़ी से छोटी यूनिट पे जाते हो तो मल्टीप्लाई, और छोटी से बड़ी यूनिट पे जाते हो तो डिवाइड, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया सब कन्वर्जन का। अब इस सेकेंड्स को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो ईयर में जा रहे हो आप, बड़ी यूनिट पे जा रहे हो, तो आपको इन सब नंबर्स से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं। हमारा आंसर क्या आया है, आंसर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू NA 1/10⁶ सेकेंड्स को हमें ईयर में कन्वर्ट करना है ना। सो x इज इक्वल टू, एक्स मतलब वो टाइम, सो x इज इक्वल टू NA 10⁶ मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 365, ओके, ईयर्स। क्या आ जाएगा, ईयर्स।
सबसे डिवाइड कर दो। अगर आपको डेज पूछा होता तो आप ये 365 नहीं लिखते, सिर्फ 24 लिखते। अच्छा, अगर आपको सिर्फ आवर्स दिया होता तो आप सिर्फ इस 60 से डिवाइड करते, इन दो 60 से, इन दोनों से नहीं। ठीक है, एक बार फिर देख लेना, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखो, ये बहुत क्वेश्चन इजी है। पूछ रहा क्या है, दैट हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेट 1 kg। कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वेट 1 kg होगा। ओके, सो निकाल लो। हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट केजी में कितना होता है। सो 1 इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? इतना वेट होता है एक इलेक्ट्रॉन का। सो 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, है कि नहीं? सो 1 kg इलेक्ट्रॉन में 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट? इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को मोल में कन्वर्ट करना है। सो इसको ऐसा कंसिडर करो, इलेक्ट्रॉन मतलब इतनी 1 किलो में 1 kg में इतनी एंटिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब ऐसे समझो, जो हम पढ़ते थे ना, इतने मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स से मोल पे कैसे आएंगे आप, डिवाइडेड बाय Na। सो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या इतने नंबर ऑफ एटम्स है, या इतने नंबर ऑफ, हम करते नहीं थे, तो ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो इलेक्ट्रॉन्स से मोल पे आने तो डिवाइडेड बाय Na, वो चार्ट हमारा जो हमने पढ़ा था। सो आप इसको थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा कंसाइज कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। इसको मैं सेंटर पे ले लेता हूँ एंड थोड़ा सा और छोटा। ओके, मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ये हो गए और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, कि एक में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम यहाँ सिंपली मोल लिख देते, 1 kg में इतने मोल इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 6.02 इंटू 10⁸ मोल इलेक्ट्रॉन। और देखो कि आपका जो आंसर है, जो आपके पास जो ऑप्शंस है, वो किस टर्म्स में, जैसे कि आपके आंसर में, जैसे आपका आंसर आ रहा है ये डी, मतलब डी आपका आंसर है। ओके, ये तो आप समझ गए, आपका आंसर आ गया। बट एक सेंस जो है, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर ने 6.02 इंटू 9.1 को मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो आपको भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस इसी फॉर्मेट में लिखे रहना है। मतलब उसने सिर्फ एक्सपोनेंट्स को सॉल्व किया है। देखो, एक्सपोनेंट्स को ही सिर्फ सॉल्व किया है। इसको जब आप ऐड करोगे तो 10⁻⁻8 होगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो 10⁸ हो जाएगा। तो उसने इस चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं किया, एज इट इज़ उसने जो है पुट कर दिया, उसने सिर्फ एक्सपोनेंट को सॉल्व किया। तो आप जब भी सॉल्व करते हो तो आपको पता होना चाहिए आपके जो है ऑप्शंस क्या दे के रखे हुए हैं। ओके, सो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। देखो, कॉन्सेप्ट दे के रखा क्या गया है, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी ब्राइटनेस, अब ठीक है। देखो, हमें देखिए ये रखा है दैट अगर हमें कहा क्या ग्राम एटम्स, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में बताया, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी होता है नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम मोल का मतलब भी होता है नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है, व्हाट इट इज़ मॉलिक्यूल। सो मेरे पास 1 मोल क्या है, N2 है, नॉट N, इट इज N2 है, वी हैव N2। सो 1 मोल N2 है।
सो मेरे पास 28 ग्राम, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है 28 ग्राम होगा, मतलब ये होगा ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। अगर मुझे कहा गया ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या है, मेरे पास 1 मोल N है, ना कि N2 है। क्या है मेरे पास 1 मोल N, और 1 मोल N का वेट क्या होगा 14 ग्राम्स। ओके ओके, देन ग्राम मोल ऑफ नाइट्रोजन अगर मुझे कहा गया ग्राम मोल, सो ग्राम मोल ऑफ नाइट्रोजन, हो सकता है वो नाइट्रोजन हो सकता है वो, मतलब हो सकता है वो सिर्फ N हो सकता है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, N2 के फॉर्म में हो। सो ग्राम मॉलिक्यूल जो ग्राम मोल है वो डिफाइंड है फॉर एनी एंटिटी। जैसे ग्राम मॉलिक्यूल इज पर्टिकुलरली डिफाइंड फॉर अ मॉलिक्यूल ओनली, फॉर अ 1 मोल मॉलिक्यूल। अगर हम ग्राम एटम की बात करें तो वो सिर्फ डिफाइन है फॉर 1 मोल एटम। सो ग्राम एटम बोले तो 1 मोल एटम, ग्राम मॉलिक्यूल बोले तो 1 मोल मॉलिक्यूल। सो अगर मैं कहता हूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या है 1 मोल N2 इज अ मॉलिक्यूल। अगर मैंने कहा 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या है 1 मोल N नाइट्रोजन, मतलब 1 मोल है N के। ओके, सो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन देके रखा है दैट फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो आप पहले मतलब समझ जाओ क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब कि आपको मोल पूछ रहा है, और किसका मोल पूछ रहा है, मॉलिक्यूल का मोल पूछ रहा है। तो हम लिख देते हैं, हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट, थोड़ा सा थिकनेस, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 पूछा गया है पहले पार्ट में, है कि नहीं। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, हाँ ओके ओके। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, सेकेंड पार्ट में ये पूछा गया है दैट एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटम्स बोले तो 1 मोल एटम बताओ। सो 1 मोल एटम मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो आप सेंस लगा के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो। सबसे पहले तो देखो O, अगर मैं कहूँ मेरे पास 10 मोल O2 है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 20 मोल O है कि नहीं। जब 2 O मिले तभी तो O2 बना। ओके, तो अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 10 मोल O2 है तो मेरे पास 20 मोल O है। ओके, सो सबसे पहले हमें पूछा गया ग्राम मॉलिक्यूल, फिर हमें पूछा गया ग्राम एटम। सो ग्राम एटम की वैल्यू ज़्यादा आएंगी क्योंकि एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, तो एटम्स ज़्यादा हो गए। सो ये पहला ऑप्शन है ग्राम, ये है मॉलिक्यूल के लिए, ये एटम के लिए, मॉलिक्यूल एटम मॉलिक्यूल एटम। सो इस कॉन्सेप्ट से हम समझ गए कि ग्राम एटम्स वुड बी ज़्यादा देन ग्राम मॉलिक्यूल, है कि नहीं। सो पहले आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो, किसमें ग्राम एटम छोटा है, किसमें ग्राम मॉलिक्यूल बड़ा है। जिसमें ग्राम मॉलिक्यूल बड़ा वो रॉन्ग आंसर है। सो इन दोनों के केस में 10 इज ग्राम मॉलिक्यूल एंड 15 इज ग्राम एटम। सो बी पे चल रहे हैं हम, बी वाले ऑप्शन में। सो 10 इज बड़ा, सॉरी 10 इज छोटा, तो ये हो सकता है आंसर हमारा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में आते ये भी हो सकता है। सी में आते, सी में ग्राम मॉलिक्यूल बड़ा है और ग्राम एटम, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और डी में आ जाते ये भी हो सकता है, मतलब एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिया हमारे सेंस से कि ये तो हो नहीं सकता। चलो अब सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं जमता है तो आप ऐसा मत करना, मैंने आपको एक तरीका बताया स्मार्ट वर्क करने का, ओके। अगर हो सकता है आपके तीनों ऑप्शन इस तरह से अरेंज और एक ऑप्शन ऐसा हो तो आप बिना सॉल्व करे भी आंसर दे सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ वो लोग जो है इसको मतलब 30 को इधर लिख देते थे, 20 को इधर, 15 को इधर, 10 को इधर, समझ रहे हो, ठीक है। चलो जान दो, अगर जिसको नहीं भी समझ रहा हो, जिसको समझ गया वो अच्छी बात है, जिसको नहीं भी समझा है तो कोई बात नहीं, ओके, ठीक है। तो हमें सबसे पहला है ग्राम
मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, बट हम ग्राम एटम्स को पहले सॉल्व करेंगे, वो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। सो हम सबसे पहले ग्राम एटम्स को सॉल्व करते हैं। सो सेकेंड वाला पार्ट हम पहले करेंगे, ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, हमें दिया क्या गया है, दैट फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्राम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 6.022। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, 6.022 इंटू 10⁻24 कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सो हमें ये दिया है, सबसे पहले मोल्स निकाल ले कार्बन मोनोऑक्साइड के, फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। नहीं, हमें मोल्स निकालना है ना, हाँ ठीक है, हम सिंपली डिवाइड कर लेंगे। ओके, सो हमें सबसे पहले निकालना है मोल्स ऑफ CO, इट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो आंसर आ गया हमारे पास 10 मोल्स CO। कितना आ गया, 10 मोल्स CO, ठीक है। हमें पता है कि एक मोल, अगर हम एक मोल CO ले लें तो उसमें एक मोल ऑक्सीजन होगा, है कि नहीं। कभी भी बेसिक यूनिट से चला करो, एक मोल O होगा, O2 नहीं, O होगा, है कि नहीं। सो 10 मोल CO में 10 मोल O होगा, 10 मोल होगा। तो 10 मोल O किस ऑप्शन में है, ये हमने ग्राम एटम्स निकाल दिए। ये क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, दिस इज ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने सबसे पहले ग्राम एटम निकाल लिया ग्राम मॉलिक्यूल की जगह, क्योंकि ग्राम एटम बेसिक यूनिट है, फिर ग्राम मॉलिक्यूल पे आएंगे, ठीक है। सो ग्राम एटम, तो हमारा आंसर आ गया A, बट हमें ग्राम मॉलिक्यूल को भी सॉल्व करना चाहिए। देखो ग्राम एटम का वैल्यू 10 सिर्फ इधर ही है, ठीक है। चलो ग्राम मॉलिक्यूल्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट वाला जो ग्राम मॉलिक्यूल था, सो ग्राम मॉलिक्यूल कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो हमारे पास 10 मोल O है, ठीक है, 10 मोल O है। सो 10 मोल O है हमारे पास, तो ये 10 मोल O, देखो एक मोल O और एक मोल O और एक मोल O मिल के बनाते हैं एक मोल O2, है कि नहीं। मतलब एक मोल O2 बनाने के लिए 2 मोल O चाहिए, तो 10 मोल O जब मिलेंगे तो कितने मोल O2 बनेंगे हमारे पास, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है 5 मोल, दैट इज वी हैव 5 मोल O2। देखो आपकी क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए मैंने एक टेबल बनाया, हमारे पास 10 मोल थे ऑक्सीजन, है कि नहीं, 10 मोल थे, एक मोल ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। और वो 10 ने मिलके क्या बना लिए, 5 मोल O2 बना लिए। तो आप ये जो है नोट्स टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी इनेबल हो जाएंगे। ओके, चलिए ये समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये देके रखा गया है दैट कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, बहुत इजी। देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, हमें क्वेश्चन ये है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोलो 1 Na इलेक्ट्रॉन्स,
वन एन इलेक्ट्रॉन्स बोले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 कूलम है कि नहीं? ठीक है, इतना जो है चार्ज होगा। तो जब हम कैलकुलेट करते तो हमारा आंसर आता 96500 कूलम, और इसी को हम 1 फैरेड कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय 1 फैरेड? 1 फैरेड इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये बात याद रखना, ये आपकी जो है फिजिक्स में भी काम आएगा। ठीक है, सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। हमें क्वेश्चन देके रखा है दैट कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताओ, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताओ, निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब हमें कहा गया एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का वेट कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वेट होगा, इतने केजी होगा। ओके, सो हमारा आंसर आ जाएगा 54.8 इंटू 10⁻⁻8 kg। अगर इसे आप ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 54.8 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। ओके, सो इस तरह से आपका मोल कॉन्सेप्ट अब जो है परफेक्ट हो गया होगा, बेसिक्स। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में जो है एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा और उठ के बातें करेंगे। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, बट ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दी एंड होता है इस क्लास का। मिलते हैं पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 तक जाएगा पता नहीं, बट छोटे छोटे लेक्चर्स आएंगे अब आपसे आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नोट्स को रिवाइज कर लो, नोट्स को रिवाइज कर लीजिए आप। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। लिंक जो है इसकी कमेंट सेक्शन पे, लिंक जो है कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और बने रहे क्लास के साथ। अब ये जो क्लास में जो बच्चे ये और कम हो गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास तक आए तक और भी कम हो जाएंगे। शुरू बहुत लोगों ने किए थे, बट अंत जो है कुछ ही लोग कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।